Dear students, I am Mohammad Zaid from Government Postgraduate College number 1 Abbottabad. BS 4th semester मैथमेटिक्स में हमारा जो न्यू कोर्स है इस दफ़ा दैट इज़ द फिज़िक्स ऑफ वाइब्रेशन एंड वेव्स एंड दैट इज़ इट्स 6th एडिशन और इट्स बाय H.J. पेन। और हम लोग इसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली अगर हम बात करें तो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक हम इस सेमेस्टर में यूज़ करेंगे वो ये वाली बुक है द फिज़िक्स ऑफ वाइब्रेशन एंड वेव्स, इट्स 6th एडिशन। और इसमें जो कोर्स कंटेंट्स हमने जो डिस्कस करने हैं, ये जो हमारी स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ स्टडीज़ होगी उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का चैप्टर डिस्कस करना है, लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। सेकेंडली उसके बाद डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर हमने बात करनी है फोर्स ऑसिलेटर्स पे। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो होगा हमारा वो कपल्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड होगा और पांचवा चैप्टर ट्रांसवर्स वेव मोशन के साथ रिलेटेड होगा। सो अगर आपके 5 चैप्टर्स मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद टाइम होता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे और फिर फोरियर मेथड्स पे डिस्कशन कर सकें, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। सो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा इनिशियल डिस्कशन टॉपिक है वो कुछ रिलेटेड है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। सो आप अपने माइंड में गेस करने की कोशिश करें कि इससे पहले आपने कौन कौन से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए हों या जिनके बारे में आपने प्रूव किया हो कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता था। सो उसमें आपके माइंड में सबसे पहले आएगा सिंपल पेंडुलम आ जाएगा, देन उसके बाद मैच अटैच्ड टू स्प्रिंग हो सकता है और इसके अलावा भी हमारे माइंड में काफ़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो इनिशियली मैं स्टार्ट लेता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। जो सबसे आसान केस था मेरे पास वो सिंपल पेंडुलम का था। तो सिंपल पेंडुलम के लिए मैं डिस्कशन करता हूँ और उसके साथ कुछ वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करते हैं। सो केस नंबर 1 में आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात आप करते हैं, आप कहते हैं कि अगर आपने किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एल हो और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है या मेटल बॉब जो हो वो एम हो, आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते थे मेन पोजीशन से और किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते थे। तो यहाँ जब लेके गए आप, उसके बाद जब हमने इसको रिलीज़ करेंगे तो ये वापस जाएगा टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन और ड्यू टू इनर्शिया इधर जाएगा और ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आप काफ़ी डिटेल से पढ़ के आए थे कि ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। क्यों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। हमने कहा जब कभी भी आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, सो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह से जब मेन पोजीशन पे पहुंचेगा वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी तरह से जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और जहाँ पे वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती थी। और ये जो बिटवीन एक्सट्रीम्स एंड मीन इसका वाइब्रेशंस हो रहे थे, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपने कुछ कैलकुलेशंस की थी, मैं जस्ट उसको थोड़ा सा रीकैप करके रिवाइज करता हूँ। हमने ये कहा था कि आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। फिर आपने कहा था रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो तो एम ए के बराबर होती है, सो इट मीन्स दैट योर एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा और एम ए प्लस एम जी साइन ऑफ थीटा बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से अगर आप साइन ऑफ थीटा की जगह एक्स बाई एल लिखते थे तो ये बनेगा एम ए प्लस एम जी इंटू एक्स बाई एल बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। जब आपने m को डिवाइड करके कैंसिल कर दिया तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा a इक्वल्स टू ए प्लस जी एक्स बाई एल इक्वल्स टू ज़ीरो। और फिर आपने कहा था a प्लस जी बाई एल इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वो डिस्कशंस थी जो आप ऑलरेडी लाइक फर्स्ट ईयर में पढ़ के भी आए थे, काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। अब इसी को थोड़ा सा मैं न्यू स्टाइल में लिखना चाहता हूँ। लाइक अगर हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशंस पे बात करें तो आप कहते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ
कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्स डबल बार। एक्स डबल बार का मतलब क्या हुआ? दैट इज डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ एक्स। तो इसको आप एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो आपकी बुक के मुताबिक जो डिस्कशन है उसमें जो आपकी ये वाली इक्वेशन है एम ए प्लस एम जी साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। एम टाइम्स ए की जगह मैंने लिख दिया एक्स डबल डॉट प्लस एम जी साइन ऑफ थीटा की जगह ऑलरेडी हम लिख चुके थे एक्स बाई एल इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसके साथ आपने ये कहा था कि इसको अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहें तो सॉरी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकेंगे। अब एम एक्स डबल बार प्लस जी इंटू डिवाइड बाई एल कर दें और m इंटू एक्स कर दें, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो g बाई एल था आपने कहा था ये कांस्टेंट होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मैथ स्प्रिंग सिस्टम सॉरी सिंपल पेंडुलम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप g बाई एल को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी वही डिस्कशन है जो कि आपने पहले से पढ़ी हुई थी कि आपका सिंपल पेंडुलम जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को प्रूव करने के लिए आपने इसकी डेरिवेशंस करके एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट प्रूव किया था। अब ये तो एक केस था जो केस नंबर 1 है हमारे पास, जिसे हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम दे दिया। इसके बाद जो फर्दर केसेस हैं हम उनकी मैथमेटिक्स पे नहीं जाएंगे, हम जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखने की कोशिश करेंगे कि आपके कौन कौन से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। सो केस नंबर बी में मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क को आप एज्यूम कर लें कि ये प्लेन ऑफ द पेपर पे ऐसे पड़ी हुई, और इसको अगर आप सेंटर से सस्पेंड कर देते हैं टॉप किसी सरफेस के ऊपर तो ये कुछ इस फॉर्म में होती है। अब यहाँ से अगर आप इसको स्लाइटली रोटेट करें थ्रू एंगल थीटा, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेशंस के बाद ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी और टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस होंगे। एज्यूम करें ये मेरे पास डिस्क होती, मैं इसको स्लाइटली क्योंकि ऊपर धागे के साथ बंधी हुई है स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ दूं तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी और ये इस तरह से वाइब्रेट करेगी। अब ये जो वाइब्रेशन इसका होता है ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। फर्दर कैलकुलेशंस हम बाद में इन तमाम टॉपिक्स के साथ रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द मोमेंट हम जस्ट ये देखते हैं कि ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। थर्ड उसके बाद हमारी जो मोस्ट फेमस इक्वेशन है दैट इज फॉर another case and that can be discussed like mass spring system। तो जो केस नंबर सी हमारे पास होगा, केस सी में अगर हम देखना चाहें कि कौन सा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग था, इसको आपने किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ बांध दिया जिसका मैस m है, और आप इस मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करके इसे किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं, और जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। अब इसका जो वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस हैं ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। और यहाँ पे आपने हुक्स लॉ पढ़ा था एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, देन आपने कहा था एफ इजिकल टू एम ए था, तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स था। सो हमने कहा था आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जो थी दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, और रिस्टोरिंग फोर्स को आपने एम ए कहा था, तो एम ए बिकम्स इक्वल टू माइनस के एक्स और एम ए प्लस के एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, या एक्सेलरेशन की जगह आप लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट, तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन केस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, और यहाँ से आप कहते हैं कि आपका ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो के बाई एम के बराबर होता है।
इस बुक में के को रिप्लेस कर दिया गया है सी के साथ। सी आपके पास वही स्टिफनेस के, सॉरी इसको एस कह देते हैं। एस इज़ बेसिकली द स्टिफनेस ऑफ द लाइक स्प्रिंग। तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं के की जगह एस लिख दूं तो ये एस बाई एम भी लिखा जा सकता है। ये बेसिकली मेरे पास थर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम देखना चाहें कि मज़ीद हमारे पास कौन कौन से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, तो केस नंबर डी पे मैं चला जाता हूँ। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक वायर है जो यहाँ तक इसकी लेंथ जो हो 2L हो। इस 2L लेंथ को वायर को जब मैं स्ट्रेच करता हूँ तो स्ट्रेच करके कुछ शेप इसकी इस तरह से बन जाती है, और इसमें जो टेंशन अप्लाई हो रही है वो टी है। जो इसका मैस था, मैस ऑफ दी वायर, लेट्स से इसे मैं एम का नाम दे दूं, और इसने जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उसको मैं एक्स का नाम दे दूं। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करके छोड़ूंगा तो ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा, जैसे आपके पास स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। तो ये भी बेसिकली आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। बाकी हम इसकी फर्दर कैलकुलेशंस पे फॉर द मोमेंट नहीं जाते। तो ये हमारे पास फोर्थ केस था जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अप्लाई होता है। देन उसके बाद एक और केस की बात करें, दैट इज़ फिफ्थ केस, केस नंबर ई कहते हैं। फर्ज किया मेरे पास फ्रिक्शन लेस एक यू ट्यूब टाइप शेप हो, लाइक इस तरह की शेप में एक ट्यूब बनी हुई है और जिसके दोनों एंड्स ऊपर से ओपन है, और ओपन एंड्स के बाद अगर आप इसके अंदर कोई लिक्विड डाल देते हैं, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ इनिशियली मेरे पास लिक्विड लेवल ये था, तो लाजमी बात है क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, सो इसका लिक्विड लेवल क्या होगा, दोनों एंड्स पे बराबर होना चाहिए। जब दोनों एंड्स पे लिक्विड लेवल बराबर था, स्लाइटली हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करने का मतलब ये इस लिक्विड को मूव किया अप एंड डाउन। तो जब यहाँ से लेवल लिक्विड का डाउन जाएगा तो यहाँ से लेवल अप चला जाएगा, और अगर आप इसको डिप्रेस कर देते हैं, ये लेट्स से यहाँ से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो ये बेसिकली टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा। जब ये डाउनवर्ड जा रहा होगा तो ये अपवर्ड जाएगा, जब ये अपवर्ड जाएगा तो ये डाउनवर्ड जाएगा। अगर आप मेन पोजीशन के अक्रॉस इसकी पोजीशंस को देखें तो ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नेक्स्ट फिफ्थ केस हम डिस्कस कर रहे थे, केस नंबर ई, ये बेसिकली इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस यू ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे का ए था और इसकी लेंथ जो थी वो एल थी, और जब आप इसको स्लाइटली मूव करेंगे तो ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। देन उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें, फ़र्ज़ किया मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर की शेप को देखते हैं, दैट इज़ अवर नेक्स्ट केस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो केस नंबर 6 में, जो कि आपकी बुक के मुताबिक केस नंबर एफ है, इसके मुताबिक ये है कि आपके पास ये एक गोल स्फेरिकल बना हुआ है, ट्यूब बनी हुई है, और यहाँ से इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ नेक है। इस नेक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज इक्वल टू ए, और उसके बाद जो लेंथ ऑफ द नेक है यहाँ से लेके यहाँ तक एल ओ। तो अगर फ़र्ज़ किया इसके अंदर कोई जो मटेरियल है, लेट्स से एयर मौजूद है, और इसका जो वॉल्यूम है वो वी हो, यहाँ से जब कभी भी साउंड पास करेगी तो साउंड पास करने से क्या होगा, एयर कॉलम एक तरह का जनरेट होगा और यहाँ से आपके पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होकर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। सो ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा विद इन द नेक और विद इन द दिस ट्यूब, ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। सो अगर आप इसकी कैलकुलेशंस करना चाहें, न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें, एट द एंड आप प्रूव कर सकते हैं कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो हम कहते हैं कि ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। सो दैट वाज केस नंबर एफ। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। बेसिकली इट इज़ एन ओपन फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम वी एंड अ नेक ऑफ लेंथ एल and constant cross-sectional area A in which air of density rho vibrates as sound passes across the neck. So जैसे यहाँ से आवाज़ पास करेगी तो जो इसका वाइब्रेशन होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है केस नंबर जी में। हाइड्रोमीटर जो है, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक हाइड्रोमीटर होता जिसकी शेप कुछ टॉप पे इस तरह से है, और यहाँ से फर्दर ये इसका जो कंटेनर है इस शेप में।
तो इस हाइड्रोमीटर का ये जो टॉप सरफेस है यहाँ पे, इसको आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए का नाम दे दें। ये जो पोजीशंस पे डिस्प्लेस हो रहा है, फर्ज किया यहाँ पे ये एक्स हो जाए, मैस जो आपका ऑब्जेक्ट का है वो एम कह दें, तो डेंसिटी इसकी रो आ जाएगी। अब इस हाइड्रोमीटर को अगर हम देखना चाहें तो हम कहते हैं बेसिकली आपने इसके अंदर एक बॉडी ऑफ मैस एम रख दिया जो कि उसकी डेंसिटी रो होगी, और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको स्लाइटली डिप्रेस करें, तो जब आप इसको स्लाइटली डिप्रेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होने के बाद ये अपनी बैलेंस पोजीशन पे आने के लिए अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, और ये जो इसका अप एंड डाउन वाइब्रेशन होगा दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जो आप एफएससी में भी पढ़ के आए हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की कोर्स में आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ी होगी, विच इज़ योर फेमस एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में क्या होता है, आप एक इंडक्टर ले लेते हैं जिसकी इंडक्टेंस एल थी, और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा देते हैं जिसकी कैपेसिटेंस सी थी। सो ये बेसिकली आपके पास एल सी सीरीज एसी सर्किट बन गया था, और जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो क्यू था। तो ये जो आपका एल सी सर्किट होता है ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। कैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वहाँ पे आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पढ़ी थी, और आपने कहा था कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 1/LC के बराबर होता है। तो यहाँ से इसके लिए भी अगर आप डिस्कशन करें और प्रूव करना चाहें तो ये आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मिलेगा। सो आज के टॉपिक में आज हमने 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की, और 8 के 8 के बारे में हमने कहा कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। इनकी फर्दर डिस्कशंस बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन फॉर द मोमेंट हम जस्ट कोशिश करेंगे कि सिंपल पेंडुलम और मैस स्प्रिंग सिस्टम पे बात करें, और जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम एलसी सर्किट पे बात करेंगे। सबकी कैलकुलेशंस पे नहीं जाते, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन इन तमाम 8 केसेस में, जिसमें नंबर 1 पे सिंपल पेंडुलम था, दूसरे नंबर पे डिस्क जिसको आप वर्टिकली अटैच कर देते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ, तीसरे नंबर पे मैस स्प्रिंग सिस्टम था, चौथे पे एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल थी 2L थी जिसे आपने स्ट्रेच किया, पांचवें नंबर पे आपके पास यू शेप ट्यूब थी, छठे नंबर पे आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसका वॉल्यूम वी था और स्फेरिकल शेप में, उसकी नेक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की थी, फिर हाइड्रोमीटर और फिर एलसी सर्किट। ये 8 की 8 वो एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं। सो आज का काम आपका ये होगा कि आप सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को एक नज़र वैसे देखें और एक माइंडसेट बनाने की कोशिश करें कि ये क्यों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। बाकी इनकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस हम साथ साथ करते जाएंगे, और अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई फीडबैक हो तो आप बगैर किसी एजिटेशन के शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। लव ब्लेस यू।